हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो बच्चा नया है हमारे चैनल पर, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर भी DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाइए और आपको 2021 के सारे सेट मिलेंगे। TGT और PGT के पूरे 11 सेट मैंने कराए हैं। 2000 अगर हम 18 की बात करते हैं, 18 के भी आपको 11 सेट मिलेंगे TGT और PGT के। अगर बात करें 2015 की तो 2 सेट आपको यहाँ पर मिलेंगे, टायर 1 टायर 2। और 14 की बात करते हैं तो 14 के भी 2 सेट आपको मिलेंगे, टायर 1 टायर 2। ये सारी क्लासेस आपको एक ही घंटे की क्लास होगी, एक पेपर 1 घंटे में कंप्लीट किया हुआ है। ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी चैनल पर, प्लेलिस्ट जो बनी है DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। और आपने यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस की सीरीज़ की है वो 3900 के लगभग आपने ये क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट की है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। जो बच्चा रेगुलर रहा है उससे मालूम हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से जो एग्जामिनर है वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। जो भी DSSB का स्टूडेंट है वो एक बार फिर से, मेरी तो यही एडवाइस होगी कि आप इन पेपर्स को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। और प्रतिज्ञा सीरीज़ की ये जो क्लासेस चल रही है, आज हमारी ये 10वें नंबर की क्लास है। ये आपको नहीं छोड़नी है, डेली क्लास लेनी है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, इसको ज़रूर करना है। चलिएगा, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती राइट आंसर आपका कुतुबन होगा, कुतुबन की रचना है। कुतुबन हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे, जिन्हें मुल्ला दाऊद कृत चंदायन की परंपरा में सन 1503 ईस्वी में मृगावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन कृत मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जयसी के द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि। खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। पदावली इनकी मैथिल भाषा में है और इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा गया है। पुरुष परीक्षा, शैव, सर्वस्व सार आदि। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? नहीं में आंसर देना है। चारुचंद्र लेख यहाँ राइट आंसर होगा, ये इनका नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश और प्रारंभ व समापन, ये धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास है। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा ये 1952 आदि धर्मवीर भारती जी के प्रमुख उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। अंधा युग 1955 भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ठंडा लोहा 1952 और सातगीत वर्ष ये 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993 आदि धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार बताना है कौन है, और राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, यहाँ देखिएगा, ये रही आपकी व्याख्या। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जो समय माना जाता है, इनका समय है 1865 से लेकर 1907 तक। ये प्रसिद्ध निबंधकार व पत्रकार थे। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके 8 चिट्ठे लिखते थे और ये चिट्ठे 1904 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक रचना व्यंग प्रधान निबंध है, जिसमें शासन की निरंकुशता आदि विद्वानों आदि भारतीयों पर किए गए अत्याचार तथा अंग्रेजों की शोषण नीति पर तीखे प्रहार किए गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी अखबारे चुनार जो कि 1866 ईस्वी का, कोहिनूर 1888 ईस्वी और भारत मित्र 1877 ईस्वी आदि पत्रों का संपादन इन्होंने किया है। केशव रीतिकालीन आचार्य हैं। इनकी प्रमुख कृतियां रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी आदि हैं। आचार्य चिंतामणि भी रीतिकालीन कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार आदि। नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल
अग्निशय और कामिनी, द्रौपदी, प्यासा, निर्झर, उत्तरजय और सुवर्णा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दहेज प्रथा अनमेल विवाह का दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? यानी दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का जो चित्रण किया था प्रेमचंद जी ने, वो आपको बताना है किस में किया है। तो राइट आंसर जो बनेगा निर्मला। यहाँ देखिएगा, दहेज प्रथा व अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में किया है। प्रेमचंद जी, जिनका समय 1880 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है, इनका मूल नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय के उपनाम से कविताएं लिखते थे। नवाब राय उपनाम से क्या करते थे? लिखा करते थे, अपने लेख लिखते थे। और मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के जो प्रमुख उपन्यास है उसमें प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम और रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, क्रमभूमि, गोदान आदि हैं। आगे चलिए, और यहाँ देखिएगा, प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार और वकीलों की बेरहमी, अदालतों तथा अफसरों की धांधली का चित्रण इन्होंने किया है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष व पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। क्रमभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता और दलित किसानों के उत्थान की कथा है। क्वेश्चन नंबर 5, आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? आगे की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है, और इसमें जो है आप आगे देखिएगा, ये सांप्रदायिकता विरोधी भावना का इसमें वर्णन किया गया है। और आगे की शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदनाओं के भयावह दृश्यों व घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानव की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। आगे की प्रमुख कहानियाँ विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरावली आदि हैं। आगे प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले, प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। यहाँ देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं इनको देख लीजिए, और उनकी कथा वस्तु क्या है, विषय वस्तु, उसको भी देखिएगा। पद्मावत की अगर बात करते हैं तो प्रणयगाथा, अखरावट की बात करें तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी ही बातें इसमें ये भी पूछी हुई चीज़ें हैं। आखिरी कलाम की अगर बात करते हैं, पढ़ले से संबद्ध कथा तथा बाबर की प्रशंसा, और चित्ररेखा की बात करते हैं तो लघु प्रेमाख्यान। कहरनामा की अगर बात करते हैं, आध्यात्मिक विवाह की चर्चा, यह कहरवा शैली में लिखा गया है। कैसी शैली में लिखा गया है? ये कहरवा शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? आषाढ़ का एक दिन लिखा है मोहन राकेश ने, और इसकी व्याख्या को देखिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश ने लिखा है, और मोहन राकेश कृत नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 की रचना है। लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन, ये अधूरा नाटक है इनका। अधूरा नाटक अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? पैरों तले जमीन। लहरों के राजहंस नाटक का कथानक अश्व घोष के महाकाव्य स्वरानंद पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करता है, और इसके पात्र हैं महेंद्रनाथ तथा सावित्री। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? कौन सा कविता संग्रह जो अज्ञे जी का नहीं है? वो है कालजयी। कालजयी कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। कालजयी 1980 की रचना है, और खंड काव्य भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, और इनके प्रमुख काव्य है कमल के फूल, वाणी की दीनता। कमल के फूल और वाणी की दीनता, ये इनके प्रमुख काव्य हैं, इन्हें याद रखेंगे। अज्ञे जी को नई कविता का जनक कहा जाता है। इन्होंने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को लहरों का अन्वेषी कहा है। अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह हैं भगनदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पे क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी हुई है, जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन से वे रचनाकार हैं बताना है।
तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है निर्मल वर्मा। क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा। यहाँ देखिएगा इसकी व्याख्या को, निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है, जिसे 1973 में का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी 1960 को हिंदी की नई कहानी की पहली कृति माना है। नई कहानी की क्या माना है इन्होंने? पहली कृति माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है इनको कव्वे और काला पानी के लिए। कब किया गया है? 1985 में। तो ये बातें याद रखने की हैं, नोट भी कर सकते हैं आप, एक पेपर कॉपी लेके उसमें नोट कर लीजिए ये पॉइंट। निर्मल वर्मा जिनका आपको समय यहाँ पर दिया गया है 1929 से लेकर और 2005 ईस्वी तक इनका समय माना गया है। ये नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ध्यान रखेंगे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। जो 1985 है इसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1999 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह जो है ये ममता कालिया जी का है। राइट आंसर जो होगा ममता कालिया होगा। और यहाँ देखिएगा, ममता कालिया द्वारा रचित दो महत्वपूर्ण नाटक संग्रह यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वर्ष 2017 में ममता कालिया को अपने उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला। 2017 में मिला है ममता कालिया को व्यास सम्मान। रामनरेश त्रिपाठी कृत नाटक हैं कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा और जयंत आदि। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक हैं राखी की लाज, फूलों की बोली और जहादार शाह कश्मीर का कांटा। क्वेश्चन नंबर 11, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? 30 दिन मालवीय जी के साथ जो पुस्तक है ये रामनरेश त्रिपाठी जी की है और 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 का संस्मरणात्मक जीवनी के लेखक हैं और रामनरेश त्रिपाठी जी। यह पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक के मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान इसमें किया गया है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता तथा दैनिक क्रियाकलापों के विषय में लिखा गया है। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित संस्मरण जिनके साथ जिया 1981 की रचना है। हिंदी के प्रथम संस्मरणाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। हिंदी के जो पहले संस्मरणाकार हैं वो पदम सिंह शर्मा हैं और ये सारे संस्मरण मैंने कराए हैं, देख सकते हैं आप इनको, चैनल पर इनकी क्लास होगी हमारी। पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित संस्मरण पदम राग है, 1929 की ये रचना है और प्रबंध मंजरी भी इनका है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानना है, कौन सा है? तो इसमें जो आपका सही होगा, सबसे पहले आता है अप्सरा, फिर अलका आएगा, फिर कुल्ली भाट, फिर आपका चोटी की पकड़, ये राइट हो जाएगा। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम है अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। निराला जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अप्सरा का टाइम 1931, अलका है ये 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा की बात करते हैं तो 1936, कुल्ली भाट 1938 से टू 1939, बिल्लेसुर बकरीवाह ये 1942 की है, चोटी की पकड़ 1946 का है, काले कारनामे 1950 का है और काले कारनामे जो है इनका निराला जी का अपूर्ण उपन्यास है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीवाह की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कौन है? कनक। क्वेश्चन नंबर 13, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो कि चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? कौन से वे रचनाकार हैं जिन्होंने अपना पहला आलोचनात्मक लेख निराला की कविता
लिखा है वे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना पहला आलोचनात्मक लेख निराला की कविता लिखा, जो कि चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। और रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृति प्रेमचंद। निराला जी की क्या है? प्रेमचंद। प्रेमचंद रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक कृति है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद का समय इन्होंने 1941 और भारतेंदु युग इसका समय है 1943। निराला का समय है 1946। प्रगति और परंपरा ये 1949 की है। साहित्य और संस्कृति 1949 की है। प्रेमचंद और उनका युग ये 1952 की है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये 1954 की है। निराला की साहित्य साधना भाग 3 1969 की है और 1969 में इसका पहला भाग आया, फिर 1972 में दूसरा भाग, 1976 में आया है तीसरा भाग। नई कविता और अस्तित्ववाद ये 1978 की है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये 2001 की है। आदि इनकी महत्वपूर्ण है रचनाएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में रामविलास शर्मा जी जो हैं ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा और साहित्य तथा समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। भाषा, समाज और साहित्य को एक साथ में रखकर मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? समुद्र संतरण कहानी के रचयिता बताना है। जयशंकर प्रसाद जी यहाँ राइट आंसर बनेगा आपका, जयशंकर प्रसाद। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी संग्रह है छाया, जो कि 1912 का है। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप की बात करें 1929 और आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 का है। चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी पुरस्कार, विसाती आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती मानी जाती है और छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह है, जो कि 1912 की रचना है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी इसे माना जाता है, छाया को। यशपाल की चर्चित कहानियाँ पिंजरे की उड़ान, कौन सी है? पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदीप, अभिशप्त और फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक आदि है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियों की बात करें तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया आदि। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। अगर कहानी के उद्भव की बात करें तो ये द्विवेदी युग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज जो है ये राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है। इसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास और टूटती सीमाएं, मकान, विश्रामपुर का संत पहला पड़ाव है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य व आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप में सन 2009 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अधखिला फूल ये 1907 ईस्वी की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की, इनके उपन्यास हैं। परीक्षा गुरु ये 1882 का श्री लाला श्रीनिवास दास जी का क्या है? उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? कौन से रचनाकार हैं जो पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? वे हैं प्रेमचंद जी। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? प्रेमचंद। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद जी पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद जी ने 23 जून को त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद उन्होंने क्या किया? लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक के पद पर कार्य करते रहे।
क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो इनके विषय में सही नहीं है? उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, ये कथन तो सही नहीं है। बाकी जो सही है उनको देख लेते हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा है, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है, ये भी सही है। और उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा। प्रेमचंद जी ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, यह कथन प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों को जनजीवन से जोड़ा है और राष्ट्रीयता का समर्थन किया है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ और मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार तथा प्रभावशाली है। 18 नंबर क्वेश्चन, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही कर्म बताइए। तो यहाँ सही कर्म बताना है। सबसे पहले जो आते हैं नाटककार भुवनेश्वर आते हैं, फिर मोहन राकेश, फिर सुरेंद्र वर्मा और फिर मीराकांत। यहाँ देखिएगा, भुवनेश्वर का समय क्या है? भुवनेश्वर का समय की अगर बात करें तो इनका समय 1910 है और इनका जो जन्म स्थान है शाहजहाँपुर है। मोहन राकेश की बात करते हैं तो ये 1925 इनका समय है और अमृतसर इनका स्थान है, जन्म स्थान। सुरेंद्र वर्मा का जन्म का समय है 1941 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है झांसी। अब मीराकांत की अगर बात करें तो 1958 ईस्वी इनके जन्म का समय है और जन्म का वर्ष है आपका, और इनका जो जन्म स्थान था श्रीनगर। 19 नंबर क्वेश्चन, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी इसमें कही गई है, सोया हुआ जल में। तो यहाँ देखिएगा, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल ये 1954 का एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का है। पागल कुत्तों का मसीहा ये 1977 की रचना है। सूने चौखट 1981 की है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है और सूने चौखट ये 1981 की रचना है। उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि और उपन्यासकार दोनों थे, कवि भी थे ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और उपन्यासकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 20, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? चंदर, सुधा और पम्मी ये धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि और उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 और सूरज का सातवां घोड़ा ये 1952 का है। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। इसके जो मुख्य पात्र हैं मणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? कौन है जो कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? तो यहाँ राइट आंसर है कबीरदास जी। राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास। नंददास, रसखान और सूरदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि नहीं थे। कबीरदास संत काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग में निदृष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर ही है। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया कथन है कि डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में
सन 1464 में किया है बीजक के नाम से धर्मदास जी ने। और नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा रूप है, बताना है। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा जो रूप है भाषा का वो सांकेतिक भाषा कहा जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक रूप भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित रूप, लिखित भाषा क्या है? जिन अक्षरों या फिर चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा की अगर बात करें, जब संकेतों या फिर इशारों के द्वारा बात समझाई जाती है और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि इस तरह की भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह की क्लासेस पाने के लिए। और क्लास पसंद आई है आपको, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मनि चिन्हा। पंक्ति किस ग्रंथ की है? किस ग्रंथ की ये पंक्ति है? पंक्ति है पद्मावत की। कहाँ से ली गई पंक्ति है? पद्मावत की पंक्ति है। और पद्मावत ग्रंथ जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं और जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन या शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर ये रहते थे। इसी कारण से कहा जाता है कि इनका नाम जायसी पड़ा, जायस नामक स्थान का निवासी होने के कारण। आगे देखिए, जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, पद्मावत की भाषा अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। किसने किया है ये उल्लेख? ये पूछा जा सकता है आपसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 ही ग्रंथों का उल्लेख किया है जायसी जी के, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। बीजक ये कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह है। और किसने किया है? धर्मदास जी। धर्मदास कौन थे? इनके शिष्य थे कबीरदास जी के। कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई है और एकमात्र कृति है इनकी बिहारी सतसई। रीति सिद्ध काव्यधारा के ये कवि हैं। आगे देखिएगा, कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई है। सीतायन मैथिली भाषा के व्याख्याता साहित्यकार वैद्यनाथ मलिक विदु के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। 24 नंबर क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्राकृतिक चित्रण किस महाकाव्य से है? ये जो प्राकृतिक चित्रण है ये प्रिय प्रवास से है और यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का प्रमुख ग्रंथ है और इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। और यहाँ से हर बार हर पेपर में क्वेश्चन आया है, DSSB TGT में भी और PGT में भी। कोई पेपर नहीं बचा जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया आपका। देखिएगा, प्रिय प्रवास का जो समय है ये आपका 1914 है। पारिजात की अगर बात करें, इनका प्रबंध काव्य है दूसरे नंबर का 1937। इसका समय है। वैदेही वनवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है और 1940 इसका समय है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और माना किसने है? शुक्ल जी ने। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ये याद रखने की चीज़ें हैं कि प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिओद को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास 1914 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि हरिओद जी को कवि सम्राट की उपाधि भी मिली है
और प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। प्रिय प्रवास का समय इन्होंने बता दिया, आपको याद रखना है 1914। उर्वशी की अगर बात करते हैं, ये 1961 की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है। साकेत की अगर बात करें, मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है, 1931 की रचना है। कामायनी 1935 की है और जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है यहाँ पर, ये हमें बताना है। और वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि सही नहीं है ये वाला आंसर आपका। जो सही है उनको देख लीजिए। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, सही बात है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ साथ एक जागरूक पत्रकार भी थे, ये भी बात सही है। ऐतिहासिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी, ये बात भी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावादी युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से लिखा करते थे। ये किस नाम से लिखते थे बालकृष्ण शर्मा जी? नवीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, जो कि 1939 की रचना है। शर्मा जी की प्रमुख कविताएं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला आदि हैं। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम, विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 26, अति सुधो स्नेह को मार्गू हूँ, मार्गू है किस कवि की? ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां बतानी है किस कवि की है, और ये घनानंद जी की पंक्ति है। राइट जो आंसर बनता है वो घनानंद बनता है। अति सुधो स्नेह को मार्गू हूँ, मार्गू है घनानंद जी की काव्य पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां सुजान सागर में वर्णित हैं। घनानंद हिंदी साहित्य की रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद जी को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है और ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपा कंद और इश्कलता आदि हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की प्रमुख कृति है? बताना है। नरोत्तम दास जी की कौन सी विख्यात कृति है? तो वो है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की विख्यात कृति है और नरोत्तम दास जी का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुदामा चरित्र, ये एक खंड काव्य है, ध्रुव चरित्र और विचारमाला। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 28, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास। राइट आंसर तुलसीदास। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। और तुलसीदास जी का अगर जीवन समय जानते हैं इसके विषय में, तो ये 1532 इनका जन्म हुआ था, 1532 में, और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम था रत्नावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को स्मर्त वैष्णव मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। नाभा दास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत कितना है? भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का जो प्रतिशत है वो 73% है। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या को देखेंगे। इसकी जो व्याख्या होगी आपकी ये होगी कि भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का जो प्रतिशत है ये 73% है और विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों के द्वारा 45% लोगों के द्वारा भारोपीय भाषा पर बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि भाषाएं इसी समूह से संबंधित हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक और आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है।
भारत हित्ती परिवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में रखा जाता है। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? ये पंक्ति बतानी है किस रचनाकार की है, और पंक्ति है आपकी महादेवी वर्मा जी की। आप भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। रात के ओर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि कहा जाता है। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ निहार 1930 की रचना है, और रश्मि की बात करें तो ये 1932 की है, निर्जा 1935 की, संध्या गीत 1936, यामा 1940 की है यामा, और दीपशिखा 1942। सप्तपर्णा की बात करते हैं तो 1960 ईस्वी की है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यामा पत्रिका, यामा जो इनकी रचना है, यामा पर इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी ये, रहस्यवादी, इनको कवित्री के रूप में भी स्वीकार किया गया है। महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। क्वेश्चन नंबर 31, बताना है कि क्या चीज़ है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, कौन सी वह धारा है, कौन सा वो शब्द है जो यहाँ सटीक आंसर होगा आपका? वो है भाषा। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। और भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है जिसका अर्थ है भास वक्तव्यवाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, जो वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। दूसरों के विचारों को आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। बाबू राम सक्सेना क्या बोलते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना क्या होती है? पृथक होती है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य बताना है, और वो है राइट आंसर आपका द्वापर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर है जो कि 1936 की रचना है। और द्वापर 1936 में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। मैथिली शरण गुप्त, इनका जो समय माना जाता है 1886 से लेकर 1964 तक माना जाता है। इनको मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये इनको उपाधि मिली हुई है। स्वीकार किया जाता है कि ये मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग के तुलसी हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। इनको उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने भारत भारती जब लिखा था राष्ट्रकवि की, तो इसको ध्यान में रखेंगे। साकेत ये 1931 की रचना है। इस पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। और सिद्धराज नहुस, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक बताना है, और राइट आंसर होगा आपका वल्लभाचार्य जी। राइट आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। और पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि
भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद है। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक जो हैं शंकराचार्य जी हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक जो हैं रामानुजाचार्य हैं। राइट आंसर रामानुजाचार्य हो जाएगा यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि बताना है, यहाँ कौन नहीं है। जो राइट आंसर बनता है यहाँ पर आपका वो हो जाता है मीराबाई, क्योंकि मीराबाई ये निर्गुण भक्ति धारा की कवि नहीं, कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री है। मीराबाई निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री नहीं है। मीराबाई जी सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या फिर पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध जो रचना है वो पद्मावत है। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण भक्ति धारा संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु जी के द्वारा कौन सी रचना नहीं है रचित? वो है पृथ्वी कल्प, भारत विनय, बूंदी वारिस और पुष्पांजलि। ये रचनाएं मिश्र बंधु जी की हैं। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है, ना कि मिश्र बंधु। और मंजीर, नासुर निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय ये पद है, पद में लिखी गई रचना है। और बूंदी वारिस ये भी पद है। पुष्पांजलि गद्य पद में लेख संग्रह है। नेत्रोन्मिलन ये आदि मिश्र बंधु जी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचनाएं हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद लगभग 4 भागों में विभाजित है और इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकम के रचनाकार कौन है? ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकम के रचनाकार हैं रहीमदास जी। राइट आंसर क्या होगा? रहीमदास। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कोतुकम जातक नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदना अष्टक, बरवई नायिका भेद। बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भगनदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। 37 नंबर क्वेश्चन, गीतफ्रोश किसकी रचना है? गीतफ्रोश रचना बतानी है और ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीतफ्रोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा है। कविता का गांधी भी इनको कहा गया है। और किसने कहा है? उदय प्रकाश जी ने कहा है भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। तो कितने सारे पॉइंट हो गए इनके। इनको सहजता का कवि कहा गया, उदय प्रकाश ने इनको कविता का गांधी बोला है और भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा है? गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद के काव्य संग्रह गीतफ्रोश 1953 की रचना है। चकित है दुख ये 1968 की रचना है। अंधेरी कविताएं ये 1968 की हैं। गांधी पंचसती 1969 का है। खुशबू के शिलालेख 1973, मानसरोवर दिन ये 1981 आदि की रचना है। बुनी हुई रस्सी 1971 का है। काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रजभाषा में है? वो है रसकलश। रसकलश ये 1931 की रचना है और ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रसकलश ये 1931 के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। रसकलश जो कि 1931 की रचना है, ये आपका यहाँ पर तो रसकलश हो ही जाएगा। और रसकलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ
1899 और अदखिला फूल 1907 की रचना है कि इसके प्रमुख उपन्यास है। 1907 का है अदखिला फूल और 1899 का है ठेठ हिंदी का ठाठ। हरिओदकृत चुपते चौपदे और बोलचाल को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओ जी की प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास 1914 की रचना है, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940, कृष्ण शतक 1882 और रसिक रहस्य ये 1899, पद प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में सही है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का परिष्कार किया है। खड़ी बोली का परिष्कार किया है, ये राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका समय माना जाता है 1864 से लेकर 1938 तक इनका समय माना जाता है। जन्म इनका रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक व अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है और द्विवेदी युग के प्रमुख काव्य संग्रह है काव्य मंजूषा। द्विवेदी जी के जो द्विवेदी युग के नहीं, द्विवेदी जी के, सॉरी इसके लिए, प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं ये काव्य मंजूषा, सुमन इनका 1923 का है, कन्याकुब्ज, अबला, विलाप आदि हैं। सर्गो नरक ठेकना नाही, सर्गो नरक ठेकना नाही द्विवेदी जी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? महावाणी बताना है किस संप्रदाय की रचना है, और ये निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है और महावाणी के रचनाकार हरि व्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरि व्यास देव जी के गुरु का नाम श्री भट्ट था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हुति सखी हितु सखी का अवतार माना जाता है। आगे इनकी जो व्याख्या और बची हुई है इसको देख लीजिए। परशुराम देव के गुरु का नाम हरि व्यास देव था और परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी का राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया है। सलेमाबाद में इसकी गद्दी को स्थापित किया है निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की है। नेक्स्ट है कि गोंडीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की है। आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की है। किसकी? राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। कटक और कटुक का बताना है। कटक का बताना है और कटुक का बताना है। राइट आंसर, कटक का मतलब होता है सेना और कटुक का मतलब होता है कड़वा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सेना और कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बताना है। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सी है? तो आप जानते ही हैं ये तो हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आर्टिकल यानी कि आपका अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब इनकी संख्या 22 हो गई है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग में जो सदस्य थे वो 21 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 43, ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कौन सी शैली से देवनागरी, बांग्ला और गुरुमुखी लिपि का विकास हुआ है? तो वो हुआ है उत्तरी शैली से।
उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला तथा गुरुमुखी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि के रूप में विकसित हुई थी। कुटिल लिपि 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ और जिससे प्राचीन नागरी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में अनेक मत हैं, जैसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागरी से नागरी नामकरण हुआ है और नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा है। पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जो कि 7वीं से 8वीं सदी जिनका समय माना जाता है, के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। क्वेश्चन नंबर 44, मुल्ला दाऊद जिनका जो समय है ये 1370 ईस्वी माना जाता है कि अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन, जिसको लोर कहा के नाम से भी जाना जाता है। लोर कहा या फिर लोर कथा के नाम से इसको जाना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या फिर प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन मृगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोरिक और चंदा है। लोरिक को लोर भी बोलते हैं और इसका जो नायिका है वो चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक की अगर बात करें, पथिक 1920 की रचना है और इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। यशोधरा 1932 की रचना है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता की अगर बात करें, ये दोनों एक ही रचनाएं हैं, एक ही नाम की रचनाएं हैं। उपन्यास की बात करेंगे तो रामनरेश त्रिपाठी आएगा और कविता की बात करते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल जी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा फिर बताना है किस पर आधारित है। भाषा किस पर आधारित है। 45 नंबर क्वेश्चन, भाषा जो है यहाँ वाक्य पर आधारित है। भाषा किस पर आधारित है? वाक्य पर आधारित है। भाषा वाक्य पर आधारित है और भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। भाषा विज्ञान का क्या माना जाता है? 4 अंग माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है और भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या फिर रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निकला है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः है अंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक है। 46 नंबर क्वेश्चन, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसका ढंग लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग। ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? वही लिपि कहलाती है, उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि और भाषा 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना है तो इस तरह की क्या है, वास्तविक अनुवाद न हुआ हो, इसे लिप्यांतरण कहते हैं। भारत की सारी लिपियाँ अक्षरात्मक है। रोमन लिपि वर्णनात्मक है और प्राचीन समय में भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी। पहली सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्ठी और तीसरी है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से ही देवनागरी का विकास हुआ है। बोली की अगर बात करें तो बोली भाषा का वह रूप है जो एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने के कारण उपयोग में लाया जाता है और उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। उपभाषा की अगर बात करते हैं तो उपभाषा किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकारों को कहा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, मारवाड़ी, खड़ी बोली, हिंदी की कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं। विभाषा की अगर बात करें, विभाषा कम साहित्य में पाया जाता है। विभाषा में कम साहित्य पाया जाता है और विभाषा प्रांत विशेष तक
ही सीमित रह जाती है। विभाषा जो है वो आपकी प्रांत विशेष तक ही सीमित रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, मूल भाषा का यह भेद किस पर आधारित है? मूल भाषा का भेद बताना है किस पर आधारित है, तो ये इतिहास पर आधारित है। मूल भाषा का भेद इतिहास पर आधारित है और हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, इतना पुराना माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा काल, इसे 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अगर तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 2 भाषाएं थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरा है लौकिक संस्कृत। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे ही वैदिक संस्कृत कहा जाता है। रामायण महाभारत की रचना जिस भाषा में हुई है उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई है, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग साहित्य में 1200 ईस्वी तक हुआ है और इस काल में क्या है, इस काल को 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का विकास अपभ्रंश से हुआ है, अतः हिंदी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषा से हुआ है, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम इस प्रकार से है, वैदिक संस्कृत, इसके बाद आता है लौकिक, ये परिवर्तित होती है लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत पाली में, पाली प्राकृत में, प्राकृत अपभ्रंश में और अपभ्रंश जो है वो हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। हरीश का बताना है। सही संधि विच्छेद वाला जो विकल्प है हरिधन ईस हो जाएगा, राइट आंसर हरिधन ईस। इसमें दीर्घ संधि है और हर्ष स्वर या फिर दीर्घ अ ई ए ई उ, हर्ष जो है ये दीर्घ या फिर दीर्घ हो आपका, इनके पश्चात क्रम से हर्ष या दीर्घ ए ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाते हैं। जैसे हरिधन ईश, हरीश हो गया, छोटी बड़ी दोनों मिलकर बड़ी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। तो अक्षरात्मक लिपि कौन सी है, वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि की मुख्य अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहले चित्रलिपि आती है, चित्रलिपि फिर परिवर्तित होती है प्रतीक लिपि में, प्रतीक लिपि बदलती है भाव लिपि में और भाव लिपि ध्वनि लिपि में। ध्वनि लिपि 2 भागों में बढ़ जाती है, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। अक्षरात्मक लिपि भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक है और वर्णनात्मक की बात करें तो रोमन लिपि जो है ये वर्णनात्मक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग होता है, अर्थात प्रत्येक अक्षर की एक उच्चारित, प्रत्येक अक्षर जो है वो उच्चारित होता है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का समानार्थी, दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। एकार्थी बताना है। जीवन का बीता हुआ भाग, जीवन का बीता हुआ भाग इसको क्या बोलते हैं, इसे बताते हैं अवस्था। जीवन का बीता हुआ भाग अवस्था। और इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। जीवन का बीता हुआ भाग के लिए एकार्थी जो शब्द है वो अवस्था है। ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अर्पण, किसी को आदरपूर्वक कुछ देना या सौंपना अर्पण कहलाता है। आकांक्षा की बात करें तो अनिष्ठा की कल्पना से उत्पन्न भय आकांक्षा होता है। और आयु की अगर बात करें तो संपूर्ण जीवन काल ये आयु होता है। और ये तीनों एकार्थी अनेकार्थी शब्द हैं। ये तीनों क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।